वीणा वादनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन। प्यारे विद्यार्थियों, एसएमसी एस मंगल क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए रीट शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एनसीएफ 2005 सीरीज 1 में विशेष प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये सभी प्रश्न बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ परीक्षा में आने लायक हैं। आपको ये सभी प्रश्न पसंद आएंगे, इसलिए आप इस चैनल को, आप इस सीरीज़ को लगातार लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। बच्चों, आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है असफलताएं ज़्यादा मिलती हैं, और जब असफलताएं मिलती हैं तो मनोविज्ञान कहता है कि असफलता से कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, निराशा से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने अंदर निराशा को आने नहीं देना है। असफलता एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, किंतु एक दिन हमें सफलता भी मिलेगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यदि मैं आपसे कहूं कि लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बच्चों, कुछ असफलताएं हाथ लगने से हम समाप्त नहीं हो जाते, हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता, सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। जिस प्रकार पतझड़ आती है तो उपवन नष्ट नहीं होते, उसी तरीके से हमारे जो सपने हैं वो नष्ट नहीं हो सकते। ध्यान में रखिएगा, असफलता और सफलता दोनों हमारे लिए आवश्यक है। असफलता हमें संघर्ष सिखाती है तो सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए बच्चों, एनसीएफ 2005 की सीरीज 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए प्रारंभ करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है और ये पहला प्रश्न यही बनता है। तो 4 विकल्प हैं आपके पास। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्रेमवर्क, दूसरा नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क, तीसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और चौथा न्यू करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। तो सीधा सीधा सा आंसर आपको करके आना है। इसका थर्ड विकल्प है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का पूरा नाम पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब आपको ध्यान में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सबसे पहले 1975 के अंदर बनाई गई थी और उसके बाद में इसमें 88 बनी, 2000 में भी बनी और आज आपके पास में 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न चलें। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा होता है? यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो 4 विकल्प, एनसीईआरटी द्वारा, एमएचआरडी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा और चौथा विकल्प है आपके पास 1 व 3 दोनों द्वारा। तो आंसर इसका देंगे तो सोचें, थोड़ा सा विचारें कि एससीईआरटी स्टेट लेवल का संस्थान है, और जब स्टेट लेवल का संस्थान है, जबकि आपसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात की जा रही है, नेशनल करिकुलम की बात की जा रही है, तो स्टेट लेवल का संस्थान नेशनल पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं करते, इसलिए एससीईआरटी नहीं हो सकता। एमएचआरडी एक शिक्षा मंत्रालय है जिसका काम पॉलिसी निर्धारण करने का होता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण जो किया जाता है वो तो एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है वो तैयार की जाती है बच्चों एनसीईआरटी के
द्वारा एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है। एनसीईआरटी का पूरा नाम भी ध्यान में रखिएगा, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 3 है बड़ा, आंसर छोटा है। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने कितने वर्ष तक के सभी बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से उन्हें स्कूल में टिकाए रखने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित उपागम का विचार प्रस्तुत किया था? 4 विकल्प, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। अब बहुत हो के आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 वर्ष, नहीं, यहाँ देखिएगा बच्चों, वर्ष तक, ये है यहाँ आंसर है कितने वर्ष तक। तो आपको ध्यान है 6 से 14 वर्ष तक की अपन बात करते हैं, तो कितने वर्ष तक हो गया यहाँ पर? 600 प्रारंभिक वर्ष है और अंतिम वर्ष क्या है इसका? 14 वर्ष। तो आंसर गलत नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पूरे प्रश्न को बारीकी के साथ, गहनता के साथ पढ़िए और उसके बाद फिर इसका आंसर निकालिए। चौथा प्रश्न, अध्यापकों की भर्ती, प्रशिक्षण व सेवा शर्तों के लिए सुझाए गए आवश्यक मानकों को हल्का करने का प्रस्ताव चिंताजनक है। यह किसने कहा? देखा गया था कि अध्यापकों की भर्तियां हैं वो बड़ी शिथिलता के साथ में की जा रही थी, प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे प्रकार से नहीं हो रहे थे, सेवा शर्तें भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो इस बात को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई और वो चिंता जो व्यक्त करने वाले थे हमारे, वो थे चट्टोपाध्याय, यानी ये जो कहने वाले थे वो है चट्टोपाध्याय आयोग। ध्यान में रखिएगा, अधिकांश विद्यार्थी कोठारी आयोग करके आएंगे 1964-66। कोठारी आयोग ने इस प्रकार की कोई चिंता व्यक्त नहीं की थी। राममूर्ति कृष्ण कमीशन ने भी इस प्रकार की कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। इसने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित नीति जारी की थी और यशपाल कमेटी 1993 में जो गठन किया गया था वो खासतौर से एनसीएफ को लेकर के किया गया था यहाँ पर। तो चट्टोपाध्याय आयोग 1984 में बैठा था और उसने इस प्रकार की चिंता को व्यक्त किया था। 5वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 में शिक्षा का लक्ष्य है, बताइए एनसीएफ 2005 में शिक्षा का क्या लक्ष्य रखा गया है? चारों विकल्प पढ़ता हूँ। पहला विकल्प है लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार। बिल्कुल, एनसीएफ 2005 में शिक्षा का यह लक्ष्य रखा गया है, लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार। अब सही है तो बहुत सारे बच्चे अब इस पहले पर टिक लगा देंगे क्योंकि आगे नहीं पढ़ते। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि चारों विकल्प पढ़ने, उसके बाद आंसर निकालना है। दूसरा है दूसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, बिल्कुल यह भी है शिक्षा का लक्ष्य। तीसरा, विचार तथा क्रिया की आज़ादी, स्वतंत्र तथा सामूहिक रूप से सावधानी पूर्वक विचार किए गए मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता, यह भी है। इसलिए बच्चों चारों विकल्प पढ़ने से आंसर बाहर आता है। तो यहाँ आंसर हो रहा है अब आपका उपरोक्त तीनों, यानी तीनों ही एनसीएफ 2005 में शिक्षा के लक्ष्य बताए गए हैं। छठा प्रश्न, पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकें? तो पहला ऑप्शन, किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता का विकास कर सकें। दूसरा, बच्चे अपनी आवाज़ ढूंढ सकें। तीसरा, बच्चे अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें। और चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा दोनों। तो अब ध्यान में क्या देना, पाठ्यचर्या बच्चों को, यानी हमारा जो पाठ्यचर्या का बनाने का निर्माण का सिद्धांत है
वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है तो हमें बच्चों को देखना पड़ेगा कि बच्चे किस प्रकार से बन सकते हैं। तो केवल किताबी ज्ञान को हम आधार नहीं बना सकते, केवल किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता का विकास की अपन बात यहाँ पर नहीं कर सकते, वो एक तरीके से रटना हो जाता है। और NCF वैसे ही कहता है 2005, और प्रोफेसर यशपाल ने भी कहा था कि रटंत विद्या से मुक्ति मिले। तो पहला वाला तो विकल्प ठीक नहीं है। दूसरा, बच्चे अपनी आवाज़ ढूंढ सके, बिल्कुल बच्चे अपने आप को पहचानें, क्लास में बोल सकें, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में अंतःक्रिया हो, तो दूसरा वाला विकल्प ठीक है। तीसरा, बच्चे अपनी उत्सुकता का पोषण कर सके, बिल्कुल बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता के साथ में क्लास में प्रश्न करें, उसका पोषण करें, तो ये दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। NCF 2005 के अंदर दोनों विकल्पों की बात कही गई है, इसलिए आंसर क्या हो गया, फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो गया। ये सभी प्रश्न बच्चों मैंने ओरिजिनल पाठ्यचर्या NCF 2005 जो है उसको लेकर के स्वयं के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक तरीके से इनको तैयार कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, सीखने व विकास के प्रति पाठ्यचर्या का रुख कैसा होना चाहिए। सीखने व विकास के प्रति पाठ्यचर्या का रुख कैसा होना चाहिए। पहला, शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा शारीरिक एवं मानसिक विकास के बीच अंतर संबंध को देखना, और चौथा विकल्प है शारीरिक एवं मानसिक विकास के बीच अंतर संबंध को देखना और उनके विभाजन से ऊपर उठ सकें। तो देखिए, 4 विकल्प में से शारीरिक विकास मानता हूँ है, मानसिक विकास भी है। अब शारीरिक विकास और मानसिक विकास केवल नहीं हो सकते, तो तीसरा ऑप्शन दोनों को मिला करके दिया मैंने, शारीरिक मानसिक विकास के बीच अंतर संबंध को देखना, दोनों के बीच में संबंध होना ही चाहिए। किंतु चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं कि तीनों को मिलाकर के चौथा ऑप्शन बनाया गया है, शारीरिक और मानसिक विकास के बीच अंतर संबंध को देखना और उनके विभाजन से ऊपर उठ सकें। तो सही आंसर इसका बच्चों है 4। 8वां प्रश्न, सभी बच्चों के सभी प्रकार के विकासों की पहली शर्त है, यानी NCF 2005 में सभी बच्चों के सभी प्रकार के विकासों की पहली शर्त रखी गई है। पहला विकल्प है स्वस्थ शारीरिक विकास, दूसरा है स्वस्थ मानसिक विकास, तीसरा है स्वस्थ नैतिक विकास, और चौथा उपरोक्त तीनों। अब इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश बच्चे फोर्थ करके आने वाले हैं, किंतु आप नहीं करके आएंगे। हमने पढ़ा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी हम जब तक फिजिकल रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, और जब तक फिजिकल और मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते तब तक हमारा नैतिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए पहली जो शर्त आपको दिख रही है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, यानी जो पहली शर्त रखी है NCF 2005 में सभी बच्चों के सभी प्रकार के विकासों के लिए, वो है स्वस्थ शरीर, यानी स्वस्थ शारीरिक विकास है तो सारे विकास बच्चों के हो सकते हैं। नमक, संज्ञान का अर्थ है, 4 विकल्प हैं आपके पास, ज्ञान और विकास, दूसरा कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, तीसरा कर्म से ज्ञान, और चौथा ज्ञान की दिशा। तो संज्ञान का यदि हम अर्थ देखें तो ज्ञान और विकास नहीं है, कर्म से ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान की दिशा भी नहीं है। कर्म व भाषा के माध्यम से, यानी जो संज्ञान हम ले रहे हैं उसमें कर्म का होना नितांत आवश्यक है, तो कर्म के साथ भाषा भी होगी, तो कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना, स्वयं को समझना, और जो बाहरी दुनिया है, हमारी बाहरी वातावरण है, उसको समझना, यह कहलाता है संज्ञान। तो संज्ञान का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, विद्यार्थियों के सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों के जो सीखने की गति है वो एक उचित होनी चाहिए। हम इतने तेजी के साथ में भी ना दौड़ें कि बच्चों के कुछ समझ नहीं आए, और इतने धीमी गति से भी ना चलें कि बच्चे बोरियत महसूस करने लगे यहाँ पर। इसलिए 4 विकल्प हैं आपके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवधारणाओं को रट सकें,
परीक्षा के बाद सीखे हो तो भूल जाएं, आत्मसात कर सकें उपरोक्ति में। तो अवधारणाओं को रट सके, रटने की बात तो हम कर ही नहीं सकते। इस तरीके से गति ना रखें कि हम बच्चों को रटाएं, रटन विद्या से तो हमें मुक्ति मिलाती है। अवधारणाओं को रटा नहीं जाता, अवधारणाओं को क्या किया जाता है बच्चों, समझा जाता है। इसलिए एक उस प्रकार की गति रखें कि विद्यार्थी अवधारणाओं को समझ सकें। दूसरा, परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे केवल परीक्षा तक तो याद रखें और उसके बाद भूल जाएं, नहीं। अधिगम है जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी स्थायी होनी चाहिए। ज्ञान उसका कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। और ये ज्ञान तभी सही हो सकता है जब हम बालकों की सीखने की उचित गति को रखें और उससे बच्चे क्या कर सकें, आत्मसात कर सकें। जो दिया जा रहा है बच्चे उसको ग्रहण कर सकें। तो यहाँ ये चाइल्ड सेंटर्ड की बात है, आत्मसात करना चाइल्ड सेंटर्ड है, जो कि अवधारणा को रटना, परीक्षा के बाद सीखे को भूल जाना ठीक नहीं विकल्प, और चौथा विकल्प हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर 11, कक्षा में सभी बच्चों के लिए किस प्रकार का माहौल होना चाहिए? तो 4 विकल्प हैं अभी आपके पास में। एकांगी माहौल, दूसरा समावेशी माहौल, तीसरा संघर्षशील माहौल और चौथा उपरोक्ति। यानी 3 विकल्प सही हैं तो चौथा विकल्प सही हो सकता है। किंतु यदि हम देखें कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए क्या एकांगी माहौल होना चाहिए? नहीं, एकांगी माहौल नहीं होना चाहिए। क्या संघर्षशील माहौल होना चाहिए? नहीं, संघर्षशील माहौल नहीं होना चाहिए। और आज हम सब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो कक्षा का जो वातावरण है वो भी किस प्रकार का होना चाहिए? समावेशी वातावरण के रूप में होना चाहिए, समावेशी माहौल के रूप में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? यानी बच्चे किस प्रकार से क्लास में अंतःक्रिया करें, किस प्रकार से प्रश्न पूछें। तो रटे रटाए उत्तर वाले प्रश्न को प्रोत्साहित करना चाहिए क्या? नहीं, रटे रटाए उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अपने शब्दों में जवाब देने वाले प्रश्न होने चाहिए। यस, बच्चे अपने शब्दों में जो कि आत्मसात करेंगे तो बच्चे अपने शब्दों में जवाब दे पाएंगे, और अपने शब्दों में जवाब दे पाएंगे तो उनकी समझ बाहर आएगी कि बच्चे कितने हद तक आपके कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, अपनी अवधारणा को समझ पा रहे हैं। तो अपने शब्दों में जवाब देने वाले प्रश्नों हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन आगे और पढ़ना चाहिए हमें। बाहरी दुनिया को जोड़ने वाले प्रश्न, बिल्कुल यह विकल्प भी सही है, क्योंकि कहा गया एनसीईआरटी 2005 में कि बच्चों को जो विषय वस्तु पढ़ाई जाए वो व्यावहारिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाई जाए, बाहरी दुनिया को जोड़ करके पढ़ाई जाए। तो जब बाहरी दुनिया को जोड़ेंगे तो अनेकों प्रकार के प्रश्न बच्चे हमसे पूछने वाले हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 2 व 3 दोनों विकल्प इसके क्या हैं? सही हैं। 13 प्रश्न, बहुश्रेणीय कक्षा की स्थिति से तात्पर्य है? पहला विकल्प 1 से अधिक अध्यापकों की कक्षा, दूसरा विकल्प विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के बच्चों की कक्षा, तीसरा अलग अलग कक्षा के बच्चों की कक्षा, और चौथा उपरोक्त। तो यहाँ आंसर जो आपको देना है वो बहुश्रेणीय के आधार पर देना है। अब बहुश्रेणीय से तात्पर्य क्या है? 1 से अधिक अध्यापकों की कक्षा नहीं, बहुश्रेणी कक्षा नहीं होती। 1 से अध्यापकों की जो कक्षा होती है वो टीम टीचिंग होती है, दल शिक्षण के माध्यम से अपन बात करते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के बच्चों की कक्षा। अब मानसिक स्तर अपन जानते हैं, प्राय कक्षा में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, निम्न स्तर के, मध्य स्तर के और उच्च स्तर के। क्या इस प्रकार से बच्चों का होना चाहिए? नहीं। तीसरा, अलग अलग कक्षा के बच्चों की कक्षा, इसे कहते हैं बहुश्रेणीय। बहु माने 1 से अधिक। तो अलग अलग, जैसे मैं बात कहूँ कि कक्षा 1 के विद्यार्थी, कक्षा 2 के विद्यार्थी, कक्षा 3 के विद्यार्थी, कक्षा 4 के विद्यार्थी, कक्षा 5 के विद्यार्थी, इन सारे विद्यार्थियों को मिलाकर के कक्षा का निर्माण कर लिया जाए तो उसे कहते हैं बहुश्रेणीय कक्षा। तो आज बहुश्रेणी कक्षा की भी इस एनसीईआरटी 2005 में आवश्यकता को महसूस किया गया है। इसलिए यहाँ बच्चों आंसर हो रहा है 3rd। तो बहुश्रेणीय ध्यान में रखिए,
अलग अलग कक्षा के बच्चों की कक्षा। 14वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को विषय की कितने सत्रों की इकाई योजना बनानी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो हमारी इकाई योजना है वो कितने सत्रों की एक शिक्षक बनाए। क्या 1-2 सत्रों की बनाए, क्या 2-3 सत्रों की बनाए, क्या 3 से 4 सत्रों की बनाए, क्या 4 से अधिक सत्रों की बनाए। तो यहाँ ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, समझने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को विषय के जो सत्रों की बात की गई, योजना बनाने की बात की, वो 3 से 4 सत्रों की कही गई है। प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थी की ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए। बताइए, कब किया जाना चाहिए। विद्यार्थी के ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन, हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है तो कब करना चाहिए। इकाई के शिक्षण से पूर्व हमने इकाई का पढ़ाया ही नहीं, उससे पहले हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। नहीं, इकाई के मध्य में, क्या इकाई के मध्य में कर सकते हैं, हमने अभी पूरा पढ़ाया नहीं है, पूरे बच्चे के समझ में आया नहीं है, तो तीसरा विकल्प कहता है इकाई के शिक्षण के बाद। जब हमारी इकाई पूरी हो जाती है तभी हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो विकल्प इसका है तीसरा, इसको कहते हैं अपन इकाई परख। जो इकाई मूल्यांकन करेंगे वो कहलाती है इकाई परख, और इकाई पूर्ण होने के बाद ही किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण किस तरह करें कि। पहला ऑप्शन, बच्चे बताई गई विषय वस्तु का सिर्फ दोहरान करें। सेकंड, सीखी हुई विषय वस्तु को करके देखने का मौका मिले, कुछ बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर मिले, और चौथा है एक व दोनों। तो पहले देखें कि एक सही या नहीं सही। बच्चे बताई गई विषय वस्तु का सिर्फ दोहरान करें, नहीं, फिर वही बात आ गई। केवल जो विषय वस्तु बच्चों को बताई जा रही, केवल उसी को दोहरान नहीं है, बच्चों को बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है, और बाहरी दुनिया से जोड़ना है तो केवल विषय वस्तु केंद्रित बात नहीं कर सकते अपन। पहला विकल्प ठीक नहीं है, और जब पहला नहीं है तो चौथा भी नहीं हो सकता। अब जरा दूसरे और तीसरे को देखें, सीखी हुई विषय वस्तु को करके देखने का मौका मिले। यस, बच्चों को जो कक्षा में सिखाया गया है, बच्चों को उस विषय वस्तु को करने के मौके दिए जाने चाहिए, उनको अवसर दिए जाने चाहिए। और कुछ बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर मिले, नहीं, कुछ बच्चों को ही क्यों मिले, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए सही आंसर क्या है आपका, सेकंड वाला। प्रश्न नंबर 17, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पाठ्य योजना को किस स्तरीय बनाया गया है। यानी एनसीएफ 2005 में पाठ्य योजना को किस स्तर पर बनाया गया है, किस स्तरीय बनाया गया है। 4 विकल्प हैं। एक स्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, नहीं, एक स्तरीय नहीं हो सकती हमारी पाठ्य योजना। दूसरी, द्वि-स्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, नहीं, द्विस्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर भी आधारित नहीं हो सकती। विभिन्न विषय की जिसको अपन बात कर रहे हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, केवल एक पाठ्य पुस्तक या 2 पाठ्य पुस्तक की बात नहीं कर सकते। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, बार बार ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि बाहरी दुनिया से वे को जोड़ना, विभिन्न विषयों के मुद्दों को लेकर के हमें योजना बनानी होगी। तो यहाँ विकल्प है बच्चों तीसरा सही, विषयक मुद्दों की योजना। 18वां प्रश्न पढ़िए, कक्ष में किन तकनीकियों में परस्पर आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका उत्तर जल्दीबाजी में नहीं दीजिएगा, पहले 4 विकल्प पढ़िए फिर इसमें से आंसर ढूंढिए। प्रश्न वापस पढ़ लीजिए, कक्ष में किन तकनीकियों में परस्पर आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। यानी कक्ष में जब हम पढ़ाने की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ तकनीकों का उपयोग किया जाता है, वो आपस में उन तकनीकियों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो पहला विकल्प, अभिभावकों का व्यवहार, गृहकार्य एवं मूल्यांकन। अब अभिभावकों का कक्ष से कोई मतलब नहीं है बच्चों, इसलिए फर्स्ट विकल्प नहीं हो सकता। सेकंड, अध्यापकों का व्यवहार बिल्कुल हो सकता है, प्रयुक्त सामग्री यह भी हो सकती है, एवं मूल्यांकन यह भी हो सकता है। यानी दूसरा वाला विकल्प कक्ष के अंदर होना चाहिए, और तीनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अध्यापकों का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए,
तो फिर हमें आउटपुट क्या होगा, बहुत अच्छा मिलेगा। यानी तीनों में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों का व्यवहार होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए व रटना। अब तीसरा में जो पार्ट है इसमें रटना है, वो रटना ठीक नहीं है, इसलिए थर्ड विकल्प नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला विकल्प हो गया, अध्यापकों का व्यवहार, उपयुक्त सामग्री एवं मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 19, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर आपको ध्यान में रखना है, यदि प्रारंभिक स्तर होता तो कुछ अलग बात करते, प्राथमिक स्तर है और प्राथमिक स्तर से जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, कक्षा 1 से 5, और प्रारंभिक का मतलब होता है कक्षा 1 से 8। तो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो पहला, अन्वेषण विधि पर नहीं, खेल विधि पर, निगमन विधि पर, प्रोक्ति। तो यहाँ निगमन विधि तो अपन वैसे भी जानते हैं कि निगमन विधि रटने की विधि है, तो निगमन विधि तो विकल्प हो ही नहीं सकता, और जब निगमन नहीं हो सकता तो फोर्थ वाला विकल्प भी नहीं हो सकता। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचे, अन्वेषण विधि और खेल विधि। अब अन्वेषण विधि है वो उच्च स्तर के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उपयोगी होती है, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी विधि होती है वो कौन सी होती है, खेल के माध्यम से अधिगम कराना, जिसमें मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन, बालोद्यान जिसको अपन कहते हैं वो पद्धति है, डाल्टन प्लान पद्धति है। तो ये सब खेल विधि पर आधारित पद्धतियाँ रही हैं। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 20, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। जो हमारी स्कूली गणित है उसका सीमित शब्द, अब फिर प्रश्न नंबर गौर करिएगा, यदि पूछा जाए स्कूली गणित का लक्ष्य है तो फिर उत्तर अलग हो जाएगा, लेकिन सीमित यानी बांध दिया हमको, लिमिट दे दिया हमको यहाँ पर इस प्रश्न के। तो यहाँ उस लिमिट को ध्यान में रख कर हमें बात करनी है। पहला, बच्चे का मानसिक विकास करना, यानी स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य बच्चे का मानसिक विकास करना है। दूसरा है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। तीसरा, गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। और चौथा, बच्चे के साधनों को विकसित करना। तो बच्चे का मानसिक विकास करना यह नहीं है, लाभप्रद क्षमताओं का जो सीमित लक्ष्य रखा है एनसीएफ में 2005 के अंदर, वो क्या रखा है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। और मैं यहाँ यदि सीमित शब्द को हटा दूँ बच्चों, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। सीमित शब्द को हटाते ही इसका आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प, गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। यानी एक व्यापक लक्ष्य है, वो क्या है, स्कूली गणित का गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। यदि जब गणित विषय बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो बच्चे उस वातावरण में केवल और केवल गणित को देखें। कमरा है तो कमरे में गणित नज़र आना चाहिए, श्यामपट है तो श्यामपट गणित के रूप में नज़र आना चाहिए, पेन पेंसिल जो किताब कॉपियाँ, ये सारी चीज़ें बच्चे के पास हैं, फर्श है, दीवारें हैं, ये सब क्या है, गणितीकरण के रूप में देखी जाती हैं। तो आंसर यदि सीमित है तब तो लाभप्रद क्षमताओं का विकास, और सीमित ना दिया जाए, व्यापक रूप में पूछा जाए या सीधा पूछ लिया जाए स्कूली गणित का लक्ष्य है, तो आंसर करना है गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। बच्चों ये 20 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैं शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज़ को और भी आगे जारी रखूँगा। आप सभी बच्चे निरंतर प्रयास करते रहें। कुछ बच्चों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि सर थ्योरी भी पढ़ाओ। बच्चों परीक्षा नज़दीक है, अभी इतना समय नहीं है कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाए और फिर प्रश्न पढ़ाए जाएं। थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है, सिलेबस भी आपका बड़ा होता है। अभी तो अब जो इस समय चल रहा है आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का चल रहा है, यानी अधिक से अधिक आप अभ्यास करें प्रश्नों को, तो फिर वो टॉपिक भी अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं जब भी प्रश्न का उत्तर बताता हूँ तो एक्सप्लेनेशन जरूर करता हूँ, व्याख्या करता हूँ, और जहाँ उस प्रश्न की समझ विकसित हो सकती है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार के प्रश्न और अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए बना सकूँ,
आपके लिए मैं मेहनत कर सकूं, परिश्रम कर सकूं और आपके उस मुकाम तक पहुंचा सकूं। इसलिए आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे लिए कम से कम इतना तो बनता है कि आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स जब आप लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। आपकी कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान कैसे कर सकता हूँ। आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो उस प्रश्न को समझने में दिक्कत आती है तो मैं उस प्रश्न को पुनः दोबारा समझा सकता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ।